सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, इट्स कुमार के हियर। तो गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डीएसए कोडिंग के इंटरव्यूज को पास कैसे करना है फॉर नॉर्मल कंपनीज एंड इवन फॉर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। उनके जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग वाले जो राउंड होते हैं जिसमें आपको कोड लिखना पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने, उनको कैसे पास करना होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. तो गाइस, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम डीएसए कोडिंग बहुत स्ट्रांग होता है, बट फिर भी वो लोग इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं डीएसए में फाइनल ईयर के बाद बहुत अच्छा बन चुका था, जब मैं ग्रेजुएट हो चुका था, फिर भी मैं इंटरव्यूज फेल कर रहा था। तब जाके मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था तानिया। तानिया ने गूगल से ऑफर क्रैक किया था एज अ इंटर्न। तो तानिया ने मुझे बताया था कि करण, लाइक माई एक्चुअल नेम इज करण, कुमार करण, कि करण तुम इंटरव्यू इसलिए फेल कर रहे हो क्योंकि तुम इंटरव्यू के सारे एटिक्वेटे फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरे लिए एक न्यू वर्ड था। मैंने तानिया को पूछा कि ये एटिक्वेटे क्या होता है। उसने बोला कि कोडिंग इंटरव्यू एटिक्वेटे नाम की एक चीज होती है। आपको ये रूल्स इंटरव्यू में फॉलो करने होते हैं, स्पेसिफिकली डीएसए कोडिंग इंटरव्यू में आपको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप ये रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप सही भी दे दोगे इंटरव्यू में, फिर भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तब जाके मैंने रूल्स फॉलो किया और मैं इंटरव्यूज को पास करने लग गया। तो यही रूल्स मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। पूरे फोकस और ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। ओके, तो गाइस, सबसे पहला रूल, हमको ना फेलियर को एनालाइज करना आना चाहिए। जब भी आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो अगर आप फेल हुए ना, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लाइक आप इंटरव्यू में गए, समझो आपको पता चला कि इंटरव्यू में सिंपल हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैथ्स का कुछ कंसेप्ट अप्लाई करना था, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना था, लेफ्ट राइट करना था और आंसर आ जाता। पर आप ये कर नहीं पाए और आप सोच रहे थे आपका हैशिंग तगड़ा है। तो इंटरव्यू में फेल होती है, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टाइप के टॉपिक और उस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक मेरा वीक है और आपको उस पर वर्क करना चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू में आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, समझो इंटरव्यू में कुछ मैथमेटिक्स रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया या रिकर्शन रिलेटेड या डीपी रिलेटेड कुछ पूछ लिया। आपको हो सकता है लग रहा हो कि आपके वो टॉपिक्स अच्छे हैं, बट अगर आप उसको सही से इंटरव्यू में नहीं कर पाए तो आपको पता चलना चाहिए ये टॉपिक का ये सब टॉपिक, ये वेरिएशन मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे को इसको पढ़ना है। तो जब भी आप इंटरव्यू में कैसे मैं आपको समझाऊं, जब भी आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हो तो उसको एज अ नेगेटिव नहीं लेना, उसको एज अ पॉजिटिव लेना। अच्छा, मेरी ये कमजोरियां है, इस पर मैं वर्क करूंगा, उस पर मैं वर्क करूंगा, ठीक है। तो लाइक मेंटेन अ डिसिप्लिन्ड पॉजिटिव माइंडसेट एंड ट्रीट जॉब हंटिंग एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कीप अप्लाइंग एंड कीप इंप्रूविंग। तो लाइक जब आप जॉब में भी बहुत अप्लाई करते हो, डीएसए इंटरव्यूज भी दे रहे हो, पास और फेलिंग लाइफ का एक पार्ट है, ये आपके साथ होता रहेगा। तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है, इसको लॉजिकली डील करना है कि अच्छा ये मिस्टेक्स है, मुझे डेटा मिल गया, मैं इन पर इंप्रूव करूंगा। तो ये पार्ट आप हमेशा फॉलो करना। तो डीएसए कोडिंग इंटरव्यूज, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इंटरव्यूज में आपको बहुत फायदा होगा। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, मेंटेन अ रिदम विद इंटरव्यूअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन अ रिदम विद इंटरव्यूअर। आपको इंटरव्यूअर को जब आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हो ना अपना, तो आपको उसको हाव भाव से पता चल जाना चाहिए कि वो कितना अर्जेंसी के अंदर है। मतलब कोई कोई इंटरव्यूअर्स क्या चाहते हैं कि बस आप एक डीएसए का क्वेश्चन कर लो 60 मिनट्स में, पर इसी की जगह कोई कोई इंटरव्यूअर दिमाग में सोच के आए कि 45 मिनट में आपसे 2 क्वेश्चन कराएंगे। तो जब आप उनसे बात करते हो ना, तो आपको उनकी बातों और हाव भाव से ही समझ जाना चाहिए। या फिर आप थोड़ा सा उनको पूछ भी सकते हो कि हाउ मेनी कोडिंग क्वेश्चंस लाइक आर वी गोइंग टू सॉल्व इन दिस राउंड, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल ट्राई टू मेंटेन माय स्पीड। ऐसा भी आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है। और आप जितनी भी हो सके उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, उस पर्टिकुलर कंपनी और उस पर्टिकुलर रोल का जिसका आप इंटरव्यू देता है, आपको पता चले कि इतने इतने क्वेश्चन इतने कम टाइम में मुझे करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका केस क्या चल रहा है। क्लियर? तो ये हाव भाव जानना और इंटरव्यूअर को ऐसे टाइप से कम्युनिकेट करो कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाए, ठीक है। अब आपको इंटरव्यूअर का जो स्टाइल है उससे अडेप्ट करना पड़ेगा और जो उनका सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको समझना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझो एक कोडिंग का क्वेश्चन उन्होंने दिया। अब जब आप ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो और जब इसका कोड लिख रहे हो, आपको कॉन्स्टेंटली स्पीक करना है। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते नहीं है। समझो क्वेश्चन है, आपको आंसर आ गया, आप कोड लिख रहे हो, बच्चे लोग कोड साइलेंटली लिखते हैं। वो लोग बोलते हैं सर नाउ कैन आई स्टार्ट राइटिंग द कोड, और इंटरव्यूअर बोलता है यस, फिर वो लोग कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें प्रॉब्लम यही हो जाती है कि ओके देखो प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपने साइलेंटली कोड लिख लिया, फिर आपने बोला कि सर दिस इज माय कोड। अब आपको लग रहा है कि आपने अच्छा किया, बट वो इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा। आपको कोड लिखते लिखते एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना है कि सर नाउ आई एम राइटिंग द फॉर लूप, सर नाउ आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इंट इट आई इक्वल टू 0। मतलब
जो जो चीजें आप कोड में कर रहे हो आपको उसके साथ बोल बोल के लिखना है, ताकि उसको लगे कि आप फ्यूचर में एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। आप जब उनके साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे तब आप उनके साथ चीजें सही से और अच्छे से डिस्कस करोगे, ऐसा उनको लगना चाहिए। तो ही आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो अच्छा मानते हैं फॉर इंटरव्यू। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बहुत सारे पीयर्स और इनको जो कॉम्पिटिटर्स मैं नहीं कहूंगा, जो आपके पीयर्स है, जो आपके एज के बच्चे हैं, वो लोग ना कोड लिखते बोलते नहीं। कोड लिखते लिखते बोलना है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर। ठीक है। अब दूसरी चीज, वेरिएबल नेम्स जो आप यूज कर रहे हो ना उधर, एकदम डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स रखो। समझो कोई एरे में कुछ स्टोर करने वाले हो, तो इंट ए ऑफ एन नहीं लिखना है आपको। आपको इंस्टेड लिखना है इंट स्टोरेज ऑफ एन। मतलब जो एरे या जो वेरिएबल जो काम कर रहा है ना, तो उसका डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम लिखो। ठीक है। और जो जो कुछ प्रोसीजर हो रहे कोड में ना, हर हर बड़े बड़े प्रोसीजर के लिए सेपरेट फंक्शंस बना दो। अगर आपका कोड सॉलिड प्रिंसिपल एंड ऊप्स प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो और अच्छा लगता है। तो एक तो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स, दूसरा जब भी कोई बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं कोड में, प्रोसीजर हो रहा होता है, तो उसके अलग अलग फंक्शंस बना के फंक्शन कॉल करो, ताकि लगे कि आप ऊप्स प्रिंसिपल लगे नहीं, एग्जैक्टली आप ऊप्स और सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे लोग नॉर्मल वेरिएबल नेम यूज कर लेते जैसे प्रैक्टिस में कर रहे थे, और हर चीज के फंक्शन नहीं बनाते। तो आपको ये चीज पर भी एकदम ध्यान रखना है। अब चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है। देखो, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर ने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है और टाइम भी आपके पास इनफ है, तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करनी चाहिए। पहले ब्रूट फोर्स, फिर ब्रूट फोर्स से थोड़ा अगर बेटर आपके पास है, फिर एफिशिएंट। मतलब डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको डायरेक्टली एफिशिएंट ही बताना पड़ रहा हो, बट जनरली समझो आप डीपी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप डीपी का उसको पहले रिकरेंस रिलेशन, फिर बोल सकते हो कि टॉप डाउन अप्रोच से भी कर सकते हैं, बॉटम अप से भी कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस उसको बतानी है, और अप्रोचेस बताने के बाद आपको उसको पूछना है कि कौन से अप्रोच का मैं कोड लिखूं, फिर कोड लिखना है। जनरली बच्चे लोग इंटरव्यूअर से इतना अच्छे से बात ही नहीं करते। आपको उनसे बोलना है कि सर ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, और एफिशिएंट होने का ये है, तो सर कौन सी अप्रोच का मैं कोड लिखूं? वो बोलेगा आपको कि एफिशिएंट का लिखो, तब एफिशिएंट का लिखने का। लाइक एक इंटरव्यूअर ने आपका टेस्ट, आपको नहीं समझने कि टेस्ट हो रहा है, आपको उसके साथ डिस्कशन करना है, समझना है कि वो आपका कलीग है, आप दोनों मिलकर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। रियल में तो टेस्ट ही हो रहा है आपका, बट आपको उनसे कॉन्स्टेंटली बातें करनी है कि सर ये अलग अलग अप्रोचेस है, कोड किसका लिखूं, और मल्टीपल अप्रोचेस उनको बतानी है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू के डिब्रीफ में बहुत काम आता है, जो वो आपको एम्प्टी स्पेस देते हैं ना, उसको पूरा यूज करना है। एम्प्टी स्पेस को फुल यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको बच्चे मिस कर देते हैं। आपने समझो उसको, उनको ओरली बोल के समझा दिया कि मेरी पहली अप्रोच ये, दूसरी अप्रोच ये, तीसरी अप्रोच ये, सर कौन सा कोड लिखूं? सर बोलेंगे एफिशिएंट कोड लिखो। तो आप कोड लिखते लिखते एक एक लाइन समझाओगे उनको, राइट, और कोड सबमिट कर दोगे। ये उनका जो व्हाइट एडिटर दिया हुआ है। इतना करना इनफ नहीं है। जो ऊपर की व्हाइट स्पेस है ना, इस पे आपको रिटर्न समझाना चाहिए कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, 2-3 इंग्लिश लाइन में। सेकंड ब्रूट फोर्स या लिटिल बेटर अप्रोच क्या है इंग्लिश लाइंस में। एफिशिएंट अप्रोच क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और सारी अलग अलग अप्रोचेस की डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आ रहे, ट्रेड ऑफ्स क्या है, कि कोई कोई अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो सकती है, कोई कोई अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो सकती है, और कोई कोई अप्रोच में दोनों बेटर हो सकते हैं। तो जो जो आपने बोला है ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने भी है, क्योंकि इंटरव्यूअर को इतना याद नहीं रहता आपने कैसे परफॉर्म किया। डीब्रीफ होता है, मतलब लास्ट में जिन भी 3-4 लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया था, वो लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आपने कैसा परफॉर्म किया था। तो उनके पास आपका फाइनल ये व्हाइट पीस ऑफ एडिटर ही पड़ा होगा, जिसपे आपने कोड लिखा था, एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपने यहाँ पर कोड बहुत अच्छे से लिखा है और आपने सारी अप्रोचेस भी 2-2 लाइन में एक्सप्लेन मेनली कर रखी है, एफिशिएंट अप्रोचेस भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, तो उसको ये व्हाइट एडिटर तुम्हारा देख के लग जाएगा कि बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया था। क्योंकि जो आपने बोला था वो तो थोड़ी ना वो एग्जैक्टली याद रखने वाले। तो ये पूरा भरना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर भरते हैं, यहाँ पर कोड के साथ एफिशिएंट अप्रोचेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी भरनी है। नेक्स्ट चीज गाइस, अजम्पशन सारे क्लियर कराने हैं, और टेस्ट केस। ओके, अजम्पशंस, नेक्स्ट पॉइंट, अजम्पशंस प्लस टेस्ट केसेस प्लस ड्राई रन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए, जैसे उसने आपको क्वेश्चन स्टेट किया ना, आपको पूछना चाहिए कैन देयर बी नेगेटिव नंबर्स इन द एरे, और अगर लिंक लिस्ट दिया तो कैन द लिंक लिस्ट बी एम्प्टी, लाइक नो नोड्स इन द लिंक लिस्ट डायरेक्टली पॉइंटिंग टू नल, कैन हेड डायरेक्टली पॉइंट टू नल, और कैन हेड बी नल। What can be the largest size of the array possible? Can there be only one element or zero element in the array? Can there be negative elements for node dash data in the linked list? आपको assumptions और constraints जितना हो सके आगे वाले से क्लियर कराने, ताकि इसको लगे कि आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हो, आप पहले प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स के बारे में सोचकर उसका सोल्यूशन सोचते हो। फिर गाइस वो आपको भले ही एक टेस्ट केस लिख के दे, फिर भी आपको और एक टेस्ट केस लिखना चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन इंप्रूव होता है, इनपुट और आउटपुट। और कोड लिखने के बाद आपको समझाना भी चाहिए 3-4 लाइन में ड्राई रन करके, कि स्टेप 1 में ये इनपुट का ये नंबर इसे ये वेरिएबल में जाके ये कन्वर्ट होगा, और फाइनली आउटपुट ये आएगा। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने आपको टेस्ट केस देके रखे हैं। अब आप कोड लिखने के बाद एक टेस्ट केस आप खुद से लिखोगे। अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे तो उनके जैसे सिमिलर लिख दो या सेम टेस्ट केस लिख दो, और समझाओ कि कैसे आपका कोड उस टेस्ट केस का आउटपुट ला रहा है।
समझो 2 3 5 और क्वेश्चन था सम ऑफ द एरे, तो आप कोड लिखने का समझा सकते हो कि हमारा कोड सी इक्वल टू सी प्लस ए ऑफ आई कर रहा है, तो पहले मेरा ए ऑफ आई 2 है, फिर 3 और 5 है, तो सी इक्वल टू सी प्लस 2 हुआ, फिर सी इक्वल टू सी प्लस 3 हुआ, फिर सी इक्वल टू सी प्लस 5 हो गया, तो फाइनली सी जब प्रिंट करो सी में सम प्रिंट हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट कैसे काम कर रहे हैं एज पर द कोड, ड्राई रन भी करना चाहिए। ये सारी बच्चे चीजें मिस कर देते हैं, आप प्लीज करना, बहुत फायदा होगा। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो गाइस कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसे उठ के मत चले जाओ कोई भी डीएसए कोडिंग इंटरव्यू में। अगर आप सिस्को के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स और ऊप्स में बहुत घुसने की कोशिश करेंगे, सीएन में बहुत घुसने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, मेनली कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अब अगर गूगल के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो ना हमेशा ग्राफ का पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है, प्रायोरिटी क्यू का आने वाला है, हीप्स का आने वाला है, बाइनरी सर्च का आने वाला है, डीपी का आने वाला है, या इनका मिक्स क्वेश्चन, या फिर हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स पर आने वाला है, या फिर तो स्ट्रिंग ट्राई पे आने वाला है, या फिर ग्रीडी पे क्वेश्चन आने वाला है। तो जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, प्लीज लीड कोड डिस्कस पे जाओ, और जिन जिन लोगों ने उस कंपनी का उस रोल्स या उसके इर्द गिर्द रोल्स के इंटरव्यूज दिए, प्रीवियस 100-200 एक्सपीरियंसेस पढ़कर जाओ, ताकि आपको पूरी आइडिया लगी रहेगी कैसे क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब गाइस लास्ट पॉइंट ये बोलूंगा कि इंटरव्यू एंड होने के पहले ना बहुत थॉटफुल और अच्छे क्वेश्चन इंटरव्यूअर को पूछो। बहुत बार इंटरव्यूअर बोलता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, बच्चे बोलते हैं नो सर, नो 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 क्वेश्चन। नहीं, आपको पूछना है अच्छे अच्छे थॉटफुल क्वेश्चंस, ताकि उसको लगे कि आप उनके क्या कहते हो कंपनी में और उनके रोल में इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली। ठीक है, क्लियर? तो क्या पूछोगे आप कि सर कैन यू एक्सप्लेन योर जर्नी ऑफ ज्वाइनिंग अमेजॉन फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ। ठीक है, सर ऑन व्हाट पर्टिकुलर टीम आर यू वर्किंग ऑन एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क आर यू डूइंग। तो जब समझा रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी आप एक्टिंग करो कि आप इंटरेस्टेड, आप समझ रहे हो, ओके सर, ओके ओके, और एक दो क्वेश्चन पूछा तो पूछो ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। ऐसे और भी ट्रिक्स होते हैं, बट ये सारी ट्रिक्स को आप अच्छे से फॉलो करना विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ ना आपको हमेशा राम नाम लेना, लाइक दिस। वाई? ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ। आपको इस दुनिया में अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और मोक्ष पहुंचना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आप बहुत सारी स्पीशीज पैदा हो चुके हो, डॉग, कैट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, और आप ह्यूमन भी पास में पैदा हो चुके मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आपका ह्यूमन का फर्स्ट जन्म हो या सेकंड जन्म हो या थर्ड जन्म हो, बट ये जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, इसी से आप भगवान को रीच कर सकते हो। तो आपको आती जाती श्वास में राम नाम करना है, ताकि आपका ह्यूमन का जन्म वेस्ट ना हो। ठीक है, इस और आपके कर्मों का नाश होगा। ठीक है, कर्म काटना पड़ेगा आपको, ताकि आपको बार बार पैदा ना होना पड़े इस धरती पर और आप मोक्ष पहुंच पाए। तो इसके रिगार्डिंग भी और डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप राम नाम का और ज्ञान लेना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट का लिंक और हमारे राम द्वारा कम्युनिटी को कैसे कॉन्टैक्ट करना है उनका नंबर भी है, तो आप वहां से और डिटेल्स ले सकते हो। राम राम गाइस।